हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आज 6 जनवरी 2021 से डेली करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली एफएसएसएआई जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने रिड्यूस की है जो परमिसिबल लेवल है ट्रांस फैटी एसिड्स का, टीएफए। ट्रांस फैटी एसिड्स का जो परमिसिबल परसेंटेज है, लेवल है ऑयल और फैट्स में, वो रिड्यूस किया है। वो कितने परसेंटेज तक किया है? वापस बोल देता हूँ। रिसेंटली एफएसएसएआई हैज़ रिड्यूस्ड द परमिसिबल लेवल ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड्स का परमिसिबल लेवल को कम किया है ऑयल्स एंड फैट्स में। टू हाउ मच परसेंटेज? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। जो 2021 के लिए उन्होंने 3%, एफएसएसएआई ने 3% का क्राइटेरिया रखा है ट्रांस एंड फैटी एसिड्स का, ट्रांस फैटी एसिड्स का, और यही क्राइटेरिया 2% है बाई 2022। पहली बात, ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं, दूसरी बात ये कम क्यों कर रहे हैं, दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है। पहली चीज़, जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं ये मेन रीज़न है कोई भी हार्ट की अटैक्स के, हार्ट डिजीज़ेस के और कोरोनरी डेथ्स की। तो मेन रीजंस ऑफ हार्ट अटैक्स के मेन रीज़न है ये ट्रांस फैटी एसिड्स। और ये माना जाता है कि हर साल 5% लोगों की डेथ इसी ट्रांस फैटी एसिड के इनटेक की वजह से होती है। 5% डेथ ईच ईयर ड्यू टू इनटेक ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स। ठीक है, ये बात है। उसके बाद बात करें, अच्छा अब ये कम क्यों कर रहे हैं? कम तो इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये नुकसानदायक है शरीर के लिए। दूसरा, WHO ने एक टारगेट भी रखा है। तो WHO टारगेट्स टू एलिमिनेट यूज़ ऑफ TFA बाई 2023 तक वो TFA को एलिमिनेट करने का WHO का टारगेट भी है। वर्तमान में ये जो 3% की गई है, ये 5% से घटाकर 3% की गई है 2021 के लिए, और 2022 के लिए टारगेट रखा गया कि 2% पे इसको लाया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Recently, to which meteorological observatory the World Meteorological Organization (WMO) has conferred the status of Centennial Observing Station status? सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन स्टेटस किस मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को दिया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है पटना की मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को, PMO मान लो आप, PMO को ये अवार्ड दिया गया है। ये जो मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है इसने 100 साल से अधिक इसने मीटेरोलॉजी पर, यानी कि मौसम के क्षेत्र में, क्लाइमेट के क्षेत्र में अपना योगदान की वजह से ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। पटना मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 में, 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो सेंटेनियल वेदर स्टेशंस होते हैं ये सबसे लंबे ड्यूरेशन के, ये यानी कि बहुत लंबे समय के जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए फेमस एजेंसीज़ होती हैं। ठीक है, तो पटना को ये अवार्ड दिया गया उसके 100 साल से अधिक योगदान के लिए वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन का स्टेटस दिया गया। ठीक है, WMO की बात करें, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेंट वर्कर सेल, भारत की पहली माइग्रेंट वर्कर सेल कहाँ इनॉग्रेट हुई है? तो सही उत्तर है गुजरात के सूरत शहर में इनॉग्रेट हुई है। ये सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इनिशिएटिव है। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये इनिशिएटिव है। इसका एम जो है वो ये है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका डेटाबेस बनाया जाएगा, डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन सूरत सिटी में जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, उनका डेटाबेस बनाया जाएगा और स्किल और अनस्किल्ड के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, यानी मैपिंग की जाएगी उनकी बेस्ड ऑन
स्किल लेवल्स, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट की असिस्टेंस है या फिर जो बेनिफिट्स इनको देने हैं माइग्रेंट्स को, वो भी पहुंचाए जा सकेंगे। यूज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स। जैसा कि कोरोना के दौर में बड़ी ये समस्या आई कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको घर ही लौटना पड़ा, क्योंकि उनके कोई मैपिंग नहीं थी, उनकी कोई डेटाबेस तैयार नहीं था, तो उनको पता ही नहीं था राज्यों को कि उनके पास कितने माइग्रेंट वर्कर्स की लेबर फोर्स वर्क कर रही है। ये जो किया जा रहा है, ये एक जो स्कीम है उसके तहत किया जा रहा है। स्कीम है NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम के तहत ये किया जा रहा है। इसमें सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ये पहला इनिशिएटिव है जो कि डेटाबेस तैयार करेगा माइग्रेंट वर्कर्स का, उनकी मैपिंग करेगा बेस्ड ऑन देयर स्किल लेवल्स, और उसके थ्रू गवर्नमेंट लेड बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद J&K गवर्नमेंट फॉर PMJ सेहत स्कीम। PMJ सेहत स्कीम की चर्चा मैंने 2-3 वीडियोज़ में कम से कम 5-6 दिन पहले खूब की है। तो PMJ सेहत को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वैसे इसका उत्तर जो राइट आंसर है, मतलब कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने PMJ सेहत स्कीम के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो बजाज अलायंस की कंपनी ने ये प्लान किया है पार्टनरशिप का। PMJ की बात करूँ, ये आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ही एक पार्ट है, और इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका है, और सेहत होता है। ये सेहत शब्द स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर वालों के लिए ही लिया गया है, और इसकी जो फुल फॉर्म है एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ये इसकी फुल फॉर्म है। सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, सेहत, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये पूरी जो PMJ सेहत जो स्कीम है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। जम्मू कश्मीर राज्य के सारे सिटीजन्स को एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवरेज दिया जाएगा। 5 लाख तक की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनको मिलेगी, 5 लाख रुपए तक की, बिना प्रीमियम पे किए। ये जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है, ताकि जो मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जो खर्चे आते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इस स्कीम का ये उद्देश्य है। ठीक है, ये पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बजाज अलायंस कंपनी ने इसमें पार्टनरशिप करने का फैसला किया जम्मू कश्मीर सरकार के साथ। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। विश्व का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो सही उत्तर है जापान इसे लॉन्च करेगा। 2023 तक लॉन्च करने का फैसला किया है। जापान की एक फॉरेस्ट्री कंपनी है सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी, और साथ में इसके रहेगी क्योटो यूनिवर्सिटी जो जापान में है, क्योटो यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने मिलकर पहला वुडन सैटेलाइट बनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य जो है, जो स्पेस में बहुत सारा जंक है, यानी कि जो सैटेलाइट्स की वजह से जो कचरा रह गया है, जो कि बड़ा नुकसानदायक है दूसरे व्हीकल्स के लिए, सैटेलाइट्स के लिए, उसके कलेक्ट करने के उसके उद्देश्य से इसको बनाकर भेजा जा रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का दावा है कि 130 मिलियन से ज़्यादा जो जंक पीसेज हैं, जो मानव जनित कचरा है, वो स्पेस में इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, तो 2025 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी प्लान किया है कि 2025 में ये स्पेस डेब्रिस, यानी कि जो मानव जनित कचरा है जो स्पेस में है, उसको कलेक्ट करने के लिए वो एक मिशन लॉन्च करेगा बाई 2025। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है, और पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है जापान ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द एम पेंशन ऐप। एम पेंशन ऐप किस राज्य द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है मणिपुर राज्य द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम है एम पेंशन मणिपुर ऐप।
एम पेंशन मणिपुर ऐप इसका पूरा नाम है। इस ऐप का उद्देश्य जो है वो ये है कि पहले क्या होता था, मणिपुर राज्य के जो कर्मचारी थे, जो पेंशनर्स थे, उनको हर 6 महीने में ट्रेजरी में जाकर अपनी फ़ोटोज़ को अपडेट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा कि ये इस ऐप के थ्रू फ़ोटोग्राफ को घर बैठे ही अपडेट कर सकेंगे, उन्हें ट्रेजरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं पेंशन के रिगार्डिंग या ट्रेजरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें इस ऐप के थ्रू मिलती रहेंगी। ये इस एम पेंशन ऐप का उद्देश्य है कि फ़ोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए, अपडेट करने के लिए उन्हें हर 6 महीने में जाना पड़ता था, अब वो उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है लॉन्च पैड स्कीम हैज़ बीन रोल्ड आउट बाय विच स्टेट। तो लॉन्च पैड स्कीम कौन से राज्य द्वारा लाई गई है? तो सही उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा लॉन्च पैड स्कीम लाई गई है ताकि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकें। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके लिए उन्हें ताकि उनको जो 18 साल तक के बच्चे हैं, 18 साल से ऊपर के बच्चे, उनके लिए ये ऑप्शन है और वो तैयारी के साथ साथ या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के साथ साथ सेल्फ रिलायंट हो सकें, कोई और ट्रेनिंग ले सकें, कोई काम सीख सकें या कोई दुकान या शॉप लगा सकें। इस चीज़ के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसके लिए तो जो NGOs हैं वो मदद करेंगे और लगभग 6 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। 6 लाख तक की फाइनेंशियल एड दी जाएगी, मदद की जाएगी, ताकि कोई जैसे फ़ोटोकॉपियर मशीन है तो उसकी वो इंस्टॉल करने के लिए जो अमाउंट है उसकी हेल्प राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ये सेल्फ रिलायंट बनाने का एक उद्देश्य है। इस वजह से ये लॉन्च पैड स्कीम लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज़ फर्स्ट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स हैज़ बीन सेटअप बाय। ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स के लिए इंडिया का पहला टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा सेटअप किया गया है? तो सही उत्तर है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद द्वारा ये सेटअप किया गया है। इसका नाम है तिहान फाउंडेशन टेक्नोलॉजी हब। तिहान फाउंडेशन टेक्नोलॉजी हब द्वारा ये पहला टेस्टिंग हब है ऑटोनोमस नेविगेशन और डेटा एक्विजिशन सिस्टम के लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने 135 करोड़ रुपए इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए दिए थे ताकि ये टेक्नोलॉजी सेटअप तैयार किया जा सके। तो IIT हैदराबाद द्वारा ये बनाया गया है फर्स्ट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ सेटअप ए हाई लेवल ग्रुप फॉर साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी। द ग्रुप इज़ हेडेड बाय। इंडिया ने एक हाई लेवल ग्रुप बनाया है ताकि साउथ एशियन रीजन में एनर्जी सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर को डेवलप किया जा सके। तो उस ग्रुप के हेड कौन है? तो सही उत्तर है राम विनय शाही। राम विनय शाही को इस ग्रुप का हेड बनाया है। इस ग्रुप का जो नाम है वो है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी इस ग्रुप का नाम है। उसके हेड बने हैं राम विनय शाही। इनका इस ग्रुप का जो एम है वो ये है कि साउथ एशियन रीजन में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा सके, आर्किटेक्चरल प्लान तैयार किया जा सके, ये उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली सेंटर हैज़ इश्यूड 0 कूपन बॉन्ड्स वर्थ ₹5500 टू रिकैपिटलाइज विच बैंक। एक बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए, यानी कि उसमें वापस कैपिटल का इन्फ्यूज़न करने के लिए, कैपिटल इन्फ्यूज़न करने के लिए 5500 रुपये के स्पेशल काइंड के 0 कूपन बॉन्ड सेंटर द्वारा इशू किए गए हैं। उस बैंक का नाम क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब एंड सिंध बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक में वापस कैपिटल का इन्फ्यूज़न करने के लिए 5500 करोड़ के 0 कूपन बॉन्ड इशू किए गए हैं। ये स्पेशल टाइप के 0 कूपन बॉन्ड है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल 0 कूपन बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेडिशनल 0 कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं कि एक बॉन्ड है, मान लो वो 100 रुपये का है,
₹100 का वो बॉन्ड है, वो आपको जब जो परचेज़ कर रहा होगा परचेज़र, उसको ये ₹80 में दिया जाएगा, यानी 20% इसको डिस्काउंट पे ही दे दिया जाएगा। लेटर ऑन एक पीरियड के बाद जब वो किसी को बेचेगा तो वो उसकी जो पार वैल्यू है, यानी कि जितना उस बॉन्ड की कॉस्ट है उतने में बेच देगा, यानी ₹100 में बेच देगा, यानी उसे 20% का बेनिफिट हो गया। ये ट्रेडिशनल ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हैं। जबकि ये जो स्पेशल टाइप के ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, ये जो परचेज़ किए जाएंगे, ये इशू किए जाएंगे भारत सरकार द्वारा पार वैल्यू पे, यानी कि ₹100 का बॉन्ड है, ₹100 पे ही इशू किया जाएगा। ये हेल्ड टू मैच्योरिटी है, यानी HTM टाइप के बॉन्ड्स हैं, यानी कि इनको ट्रेड नहीं किया जा सकता। एक पीरियड तक आप, मैच्योरिटी पीरियड है, उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद अपने आप ये बेच दिए जाएंगे, उससे पहले इसकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा इस हिसाब से। जबकि ट्रेडिशनल में है तो ज़ीरो कूपन, लेकिन इनमें डिस्काउंट की वजह से एक इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है। तो ये टेक्निकली स्पेशल टाइप के हैं, टेक्निकली ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स ये होते हैं ट्रेडिशनल वाले। ठीक है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए सेंटर ने 5500 करोड़ रुपए के ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स मार्केट में उतारे हैं या इश्यू किए हैं। ठीक है, तो ये थी आपके आज के 10 क्वेश्चन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।